Jai Hind and Site Assistants, I welcome you all to the last minute revision of physics. इस तरीके से रिवीजन करेंगे हम कि एनडीए और सीडीएस में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं वो सारे हम इतने अच्छे से रिवाइज कर लें कि वो क्वेश्चंस हम 100% एग्जाम में करके आए। मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से कर लिया, आई डोंट थिंक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपकी रिविजन फुल ऑन हो जाएगी फॉर द एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट दिस वीडियो, हमने दो चीज़ों का मेजर ध्यान रखा है। द फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और दूसरी चीज़ दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे हर चैप्टर में डू यू नो करके एक बॉक्स होता है या दो बॉक्सेस होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सो आवर एजेंडा इज कि हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। ओके, और इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। गाइज, आई एम वैशाली। आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन CDS 2 2018। यूपीएससी की जो लिस्ट है CDS 2 2018 की, उसमें मेरा क्लियरली नाम मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। और मैं 2020 से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ इन गेटिंग देम टू अकेडमी। और नेक्स्ट नंबर आपका है फॉर श्योर। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यूल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन एंड आई एम श्योर यूल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज कोई भी इनसाइट SSB की जो वीडियो देखता है वो यार रिग्रेट तो नहीं करता, वो जाके एग्जाम में सिर्फ खुश ही होके आता है। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्लेन मिरर। देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? देखो, नॉर्मल जो होता है ये होता है आपके सरफेस से 90 डिग्री, सबसे पहली बात। उसके बाद जैसे ही आपकी इंसिडेंट रे आई और फिर ये रिफ्लेक्टेड रे गई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बना ये इक्वल होता है और ये हमेशा नॉर्मल के साथ होता है। कभी बड़ी ये गलती मत कर देना कि तुम अपने सरफेस के साथ यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाओ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, नहीं, ठीक है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी एक ही प्लेन पे होते हैं। ये होता है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूँ, आपने कभी देखा आप उल्टे नजर आ रहे हैं मिरर में, या फिर आपका जो साइज था अगर आप 5 फीट के हो तो आप तो उसमें 4 फीट के नजर आ रहे हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता ना। और इमेज जो होती है हमेशा जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े उतनी ही पीछे मिरर में बनेगी। ओके, सो प्लेन मिरर की खासियत है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, बिल्कुल सही। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, तो ये इसमें गड़बड़ है, गलत है, ये नॉट करेक्ट पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा 2। साइज जो होता है हमेशा सेम होता है और डिस्टेंस भी जो इमेज का होता है और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है बिल्कुल सेम होता है। अभी लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि जैसे अगर आपने अपना राइट हैंड उठाया, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑफ द इमेज आपको लगेगा वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ये प्लेन मिरर में ऑब्जर्व होता है। ओके, नाउ कमिंग टू जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं हमारे, ठीक है, आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बॉल सोचो और ये सोचो कि वो मिरर फॉर्म में, ठीक है, आपने उसको सेंटर से कट कर दिया, ओके, और आपने अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया और बाहर से उसे कर दिया पॉलिश, ठीक है। पॉलिश किया तो क्या हुआ? ये रिफ्लेक्टिंग एरिया बन गया। वेयर एज आपने इसमें क्या किया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया छोड़ दिया यहाँ पे। ओके, सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ना कि अगर आपने अंदर वाला ये कॉनकेव जैसा है ना, ये केव, तो ये कॉनकेव मिरर होगा और इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिडल में होता है। सेंटर और कर्वेचर के और पोल के बीच में होता है आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं मिरर के आगे ही खड़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन्फिनिटी यहाँ कहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर है, फोकस भी अंदर है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वो कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के वहाँ नहीं खड़ा होगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट कहीं पे खड़ा होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन। ये आपको काम आएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी जो इमेज है वो रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो हमेशा अगर वो है तो उसकी हम हाइट नेगेटिव लेंगे, मतलब जो भी चीज़ नीचे है उसकी नेगेटिव और जो ऊपर है उसकी पॉजिटिव। वेयर एज अगर हम डिस्टेंस अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव, मिरर के लेफ्ट साइड में आएंगे ये होगा नेगेटिव। आपको बस ये याद रखना है, यू वी इन सब की वैल्यू, फोकस, ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगी कैसे हमें करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम कि एग्जैक्टली कैसे इमेज बनती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस प्रिटी मच सिमिलर होते हैं। अगर आपने एक भी याद कर लिया आपको दूसरा समझ आ जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस एक जैसे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आप देखिए, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है।
और इसमें क्या किया हमने, इसमें ये आपकी है एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब आप ध्यान देना कि इमेज जो है वो किस तरीके से यहाँ पे होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इनफाइनाइट पे खड़ा है, पहला तो ये होगा, उसके बाद इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ खड़ा है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, फिर फोकस के ऊपर है, ठीक है। ध्यान देना अब क्या होगा, अगर इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे एक बहुत ही छोटी सी डिमिनिश सी इमेज बनेगी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रखा तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी इमेज बनी, बट अगेन वो ऑब्जेक्ट से कंपैरेटिवली छोटी थी, ओके। उसके बाद जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो नेक्स्ट इमेज बनी वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की थी तो ये भी 2 सेंटीमीटर की बनी, ठीक है। फिर ये देखिए, ये वाला जो आपका है एट सी, तो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ना हमारी इमेज। उसके बाद जब हमने यहाँ पर रखा तो जो इमेज बनी वो यहाँ बनी एंड इट वाज एनलार्ज्ड, वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी थी, ठीक है। जब हमने वो फोकस पे रखा तो वो कहीं इनफाइनाइट में जाके और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनी। एट द सेम पॉइंट इन टाइम जब मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा तो क्या हुआ, कहीं बिहाइंड द मिरर जाके कोई इमेज बनी और वो भी काफ़ी एनलार्ज थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो सीधी इमेज बनी थी, ठीक है, मतलब इरेक्ट थी, और जब भी इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी। आई होप आपको मतलब याद होगी एक ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ इसी तरीके से आप याद करना। अब अगर हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनेगी वो बहुत ही छोटी, बहुत ही डिमिनिश्ड सी बनेगी। अगर एनलार्ज कभी पूछा जाता है वो हमेशा कब होती है, कॉनकेव मिरर में बनती है, और इसमें सारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। वेयर एज इसमें अगर आप देखेंगे सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड है, सिर्फ आपकी एक इमेज जो है वो है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं, या तो कहीं इनफाइनाइट पे होगी इमेज, या फिर इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगी, ठीक है। याद रहेगा, आई होप ये रहेगा आपको याद। उसके बाद बात करते हैं, अगर कभी भी इमेज सेम साइज की बन रही है तो क्या होगा, प्लेन मिरर। अगर कभी भी इमेज बहुत ज़्यादा हाईली एनलार्ज्ड कोई बात कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज है, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। और कभी अगर बात करते हैं वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है, तो वो हमेशा इरेक्ट वाली जो होंगी यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि वो कॉन्वेक्स में ही होंगी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला ध्यान देना, लेंस में और जो आपका मिरर होता है उसमें अलग अलग होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें ये फोकस है, v स्टैंड्स फॉर जो इमेज का डिस्टेंस था, और ऑब्जेक्ट जो इनिशियली, जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तो उसका हो जाएगा u। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा जो 2f होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो ये, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कहाँ पर होगा, 4 सेंटीमीटर पे, 2 + 2, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, दैट इज आपकी जो इमेज की हाइट है, ठीक है, अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर जो इमेज का डिस्टेंस है अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो होता है हमेशा माइनस में होता है, यहाँ पे देखना -v/u है, ओके। अब साइन कन्वेंशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताए थे, इस हिसाब से v या u की वैल्यू जो एग्जैक्टली सेम तरीके से रखी जाएगी। अब जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के क्या देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। देखो, अगर कभी चम्मच की बात हो कि जो स्पून है वो कैसी होती है, कॉनकेव, उसमें केव है ना, आगे से हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज आपको नजर आएगी, ठीक है। सो देखो कॉनकेव मिरर के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, शेविंग मिरर, हेड मिरर, ठीक है, डेंटल मिरर्स, बिकॉज दांत को क्लियरली देखना होता है, सो इट हैज टू बी एनलार्ज्ड, राइट। सैटेलाइट डिशेज, इन सब में जो हेडलाइट्स एक्सेट्रा, इन सब में कॉनकेव मिरर यूज होता है। वेयर एज कॉन्वेक्स, जब हमें कोई हाईली डिमिनिश्ड चाहिए, अगर हमें बहुत दूर दूर तक का व्यू चाहिए, तो जैसे कि व्हीकल्स में यूज़ होता है रियर व्यू मिरर्स में, उसके बाद टेलीस्कोप वगैरह में यूज़ होता है, सन ग्लासेस में यूज़ होता है जो उसका लेंस बनता है। सो हियर वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेंसेज। अब लेंसेज में आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला है ना, अगर आपने मिरर याद कर लिया आपको लेंस साथ के साथ याद हो जाएंगे। कैसे, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एग्जैक्टली कॉनकेव मिरर की तरह होता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। ध्यान से देखना, एग्जैक्टली सेम फीचर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f यूज होता है।
तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, वहाँ पे प्लस साइन था, और यहाँ पर आपको याद हो अगर वहाँ पे क्या होता था, -v/u होता था, यहाँ पर प्लस है मैग्निफिकेशन में। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ के साथ साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है। जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्रैक्शन। अब इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी गिवन कलर ऑफ लाइट है तो उसमें जो साइन आए दैट इज इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड ये जो है कांस्टेंट रहेगा। साइन आए अपॉन साइन आर इट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, जो दो मीडियम है, जैसे यहाँ पर अगर ये एयर में था और यहाँ पे ग्लास में आया तो इसमें क्या स्पीड रहेगी, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे कि n/1 दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज ग्लास। अब इस पे क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और इसमें पूछा है क्या होगा। नाउ दिस वाज देयर इन दिस बॉक्स, इसको आप ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। ऑफ कोर्स जो रेयर होगा उसमें और फास्ट से ट्रैवल कर सकते हैं जैसे एयर में, वेयर एज वाटर में कंपैरेटिवली स्लो करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जैसे कि अभी यहाँ पे गई है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इट विल गो अ बिट। अगर इसको इस रास्ते से जाना था ये नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट जो है वो हो गई है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इन डेंसर मीडियम टू रेरो मीडियम। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, इसके बेसिस पे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। और दूसरी चीज़ दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मीडियम्स, ये आपको याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स जो रेरो मीडियम होगा उसका क्या होगा, कंपैरेटिवली छोटा होगा, जितना ज़्यादा डेंसर उतना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे डायमंड का 2.42। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज स्पीड ऑफ लाइट जो रिप्रेजेंटेड है एयर में दैट इज c, और मीडियम में v1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी दिस दैट इज c/v। जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज जितने भी फिनोमिनन्स हैं यार उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होती है, रेनबो फॉर्मेशन में तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्रैक्शन हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ये सारे के सारे रेनबो फॉर्मेशन में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कैमरा का लेंस, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्कैटरिंग, देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे स्कैटरिंग S स्टैंड्स फॉर सिंगल कलर, जहाँ सिंगल कलर होगा वहाँ पे होगी स्कैटरिंग, और जहाँ पर डिस्पर्जन लिखा होगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो जैसे कि रेड कलर सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर सिंगल कलर है ना, एट द सेम पॉइंट एंड टाइम मल्टीपल कलर्स हो, जैसे कि बबल्स जो होते हैं उसमें अलग अलग कलर क्यों नज़र आता है, CD में सोप बबल। ठीक है, प्लास्टिक स्केल्स, उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन, सो ये सारे क्या हो जाएंगे, डिस्पर्जन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वेयर एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिराज में। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर, रेनबो फॉर्मेशन, डायमंड की स्पार्कलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिज्म में जो रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है, प्रिज्म जो होता है उसमें जो दो आपके रखे होते हैं मिरर्स, उनका एंगल क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से नीचे कमेंट करो। ठीक है, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल याद हो गए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें जो एक लेंस सिस्टम होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज का बनाता है, ये बनाता है पीछे एक जो स्क्रीन है जिसका नाम क्या है, रेटिना। ठीक है, आई बॉल की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, पहली बात तो ये स्फेरिकल होती है और ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर्स का इसका डायमीटर होता है। उसके बाद जो लाइट एंटर होती है दैट इज थ्रू अ वेरी वेरी थिन मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है कॉर्निया, और जितना भी रिफ्रैक्शन होना होता है वो यहाँ कॉर्निया में कंप्लीट हो चुका होता है लाइट का। ठीक है, उसके बाद जो लाइट एंटर करती है आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी, कि प्यूपिल जो है वो कितनी लाइट अलाउ कर रहा है, तो वो जो कंट्रोल करता है लाइट दैट इज, एकदम से सन में गए तो कुछ दिखा नहीं, वो क्यों होता है, क्योंकि प्यूपिल जो है वो रेगुलेट कर रहा है अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो है दिस इज मेंटेन वाया यूजिंग व्हाट, आइरिस। आइरिस क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो लेंस है
ये आपने जो आई में देखा, ये फॉर्म जो करता है इमेज वो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज है जो वो फॉर्म करता है रेटिना पे। और फिर रेटिना जो है वो इस सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स के थ्रू इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजती है और ये जाके ब्रेन में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं और इस सिग्नल को इंटरप्रेट करके एक स्ट्रेट जो है इमेज बनाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन। कैसे हम देख पाते हैं दूर की और पास की चीज़ें। इसके लिए आई लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, जब मसल जो ये मसल्स थी यहाँ पे वो रिलैक्स करती हैं तो लेंस क्या हो जाता है, लेंस एकदम से पतला हो जाता है। अगर लेंस पतला हो गया तो उससे हम दूर दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। वेयर एज अगर सिलरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, इससे क्या होगा कि जो कर्वेचर है लेंस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से आई का जो लेंस होता है वो जाता है थिक, और जब आई का लेंस थिक हो जाता है तो हम इससे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है थ्रू अ डू यू नो बॉक्स, उसमें गिवन था कि वाई डू वी हैव टू आईज, हमें दो आंखों की क्या जरूरत है। तो इसका एक सिंपल सा वो है, तो अगर हम देखें तो सिर्फ 150 डिग्रीज तक ही हम देख पाते हैं थ्रू वन आई। अगर हम दोनों आईज यूज करते हैं दैट इज हम उसके थ्रू 180 डिग्रीज तक देख पाते हैं। तो इजीली अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सके एटसेट्रा, इसीलिए हमारे पास दो आंखें होती हैं। ओके, अब हम जल्दी से डिफेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मायोपिया, वर्ड छोटा है तो इसका मतलब ये है नियर साइटेडनेस, मतलब मुझे पास की सारी चीज़ें नज़र आ रही है लेकिन दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये बच्चों वगैरह सब में हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताऊं, द वर्ड इज़ लॉन्ग, इसका मतलब फार साइटेडनेस, मतलब मुझे दूर की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है लेकिन पास की नज़र नहीं आ रही। दिस इज़ यूजुअली सीन इन ओल्ड एज। ठीक है, अब मायोपिया जो होता है वो किस वजह से होता है, या तो आपकी आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले इमेज बन जा रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है। ओके, और अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, आई बॉल जो है वो कंपैरेटिवली छोटी है तो इसकी वजह से इमेज कहीं पीछे जाके बन रही है। ठीक है, या फिर दूसरा रीजन जो हो सकता है दैट इज कॉर्निया में इनसफिशिएंट कर्वेचर है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो क्या है, एक्सेस में है, यहाँ पर इनसफिशिएंट है कॉर्निया का कर्वेचर, याद रहेगा। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, देखो इमेज जो थी वो क्या थी, पहले बन रही थी, मतलब अब मुझे इसको पीछे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या हो रहा था, पीछे इमेज बन रही थी, अब मुझे उसको आगे लेके आना, मतलब मुझे चाहिए एक कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्ज, देखो कन्वर्ज से याद रखना कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम इसमें यूज करेंगे, याद रहेगा। अब इसके अलावा देयर इज समथिंग नोन एज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये यूजुअली पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है आई का वो एज की वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिलरी मसल्स जो है वो वीक होने लग जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की कम हो जाती है। इस केस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से जो पर्सन है वो फेस करता है, दोनों प्रॉब्लम। इसकी वजह से बाई फोकल लेंथ के जो लेंस होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, सो दिस इज यूजुअली सीन इन ओल्ड एज, याद रखना। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब इस एक के थ्रू आप सारे, चाहे लेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए या मिरर का, यू कैन डू इट, बस फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली हमें चेंज करने हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑफकोर्स ऐसे होगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में इन्होंने बोला है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज व्हाट इट इज 3 मीटर्स। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इट, राइट। उसके बाद बोला है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खड़ा है दिस इज एट 5 मीटर्स, कहाँ पर है, 5 मीटर्स हो गए। अब देखो व्हेन इट कम्स टू आर, ये क्या होगा, इस साइड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 3 मीटर्स। यू यहाँ पर है, ये जो खड़ा है इन फ्रंट ऑफ इट, तो इस साइड में क्या होता है, माइनस में होता है, राइट। सो -5 मीटर्स। इमेज का डिस्टेंस v पूछा गया है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी पूछी गई है। अब देखो फोकल लेंथ क्या होगा, r/2 होगा, है ना, दैट इज व्हाट, प्लस में 1.5 मीटर्स।
अब जैसे कि आप जानते हैं व्हेन इट कम्स टू मिरर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर ये लेंथ होता तो 1/v माइनस 1/u हो जाता है ना। अब 1/v क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सो इट इज गोइंग टू बी 1/f माइनस 1/u, ठीक है। सो अब इसका क्या होगा, प्लस 1.5 है ना, माइनस ऑफ 1/-5। So this will be 1/1.5 plus 1/5, right? तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे what it will be, ये इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, 5 plus 1.5 अपॉन 7.5 है ना, 5 इंटू 1.5 क्या होता है 7.5। तो जो v है वो क्या हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी, इसको आप इन्वर्स कर दो बिकॉज ये 1/v था ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 7.5 अपॉन 6.5, राइट। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके बस जल्दी से नीचे कमेंट करो कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन होता है h' या फिर आप उसको -v/u भी लिख सकते हैं, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1.15 मीटर्स अपॉन में 5.0, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में कोई वैल्यू आएगी, जल्दी से नीचे कमेंट करो क्या है, ठीक है। अब अगर ये प्लस में है इसका मतलब क्या है कि ये इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है, ठीक है। और साथ साथ वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0.23, मतलब इमेज छोटी हुई है। 1.6 2.5 ये सब होता तो मतलब इमेज बड़ी हुई है, मैग्नीफाई हुई है। सो बिकॉज वो छोटी है दैट इज वाई क्या होगा, दैट इट इज बेसिकली स्मॉलर इन साइज, ठीक है। आई होप आपको ये साइंस कैसे यूज़ करने हैं, इसको वैल्यू को कैसे पुट अप करना है, ये समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो कॉन्वेक्स मिरर का है, इसे कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी ट्राई करो सॉल्व करने का। अगला टॉपिक है साउंड, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ये एक मैकेनिकल वेव है, इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कभी भी वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं करेगी, ध्यान देना, ठीक है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ ऑफ कोर्स कोई ना कोई मीडियम, आपने सुना होगा ना कि रेलवे ट्रैक पे कान लगा के सुनो तो पता चल जाता है ट्रेन आ रही है, वेयर एज एयर में आवाज़ नहीं सुनाई देती। वाई, बिकॉज जितना ज़्यादा सॉलिड मीडियम होगा उतनी ही फास्ट जो है वेव ट्रैवल करेगी साउंड की। दूसरी चीज़ दैट इज़ टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की ट्रैवल करने की, ठीक है। सो ये देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए सब्सटेंसेस देखे हैं कि किस में कितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलरेडी आपके पास सारी डिटेल्स है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। नेक्स्ट होता है सोनिक बूम। अगर कोई भी चीज़ साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज चल पा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। उस केस में क्या होता है, जो सोर्स है जो बहुत स्पीड से चल रहा है वो क्या करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है। जो शॉक वेव्स होती है इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ होती है कि ये इवन आपके जो ग्लासेस होते हैं उनको भी शैटर कर सकती है, इवन बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो आपने सुनी है ना सुपरसोनिक ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो सोनिक बूम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज वेव। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये पीक वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, वेयर एज जो इसका नीचे वाला वैली वाला पार्ट है इसे ट्रफ बोलते हैं। अब वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्स होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे होता क्या है, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी। अब आप ध्यान देना, 1 सेकेंड है आपके पास, ठीक है। 1 सेकेंड में यहां पर जो वेव गई वो ऐसे गई, वेयर एज दूसरी जो वेव थी वो ऐसे गई। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ऑफकोर्स इसकी एक ज़्यादा है, तो 1 सेकेंड में जो जितनी ज़्यादा वेव जा सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। वेयर एज ये जो हाइट है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी ये क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ही जगह पे से जल्दी जल्दी जाना पड़ा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं होगा, वेयर एज अगर वो स्लोली ऐसे से जाएगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। आपने सुना होगा कि मेल्स की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, हार्ड होती है। वाई, बिकॉज ये जो एम्पलीट्यूड है इस पर डिपेंडेंट होती है कि लाउड होगी वॉइस या फिर सॉफ्ट वॉइस होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी हाइट है उतनी ज़्यादा लाउड होगी। वेयर एज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, श्रिलनेस। लेडीज़ की वॉइस क्या होती है, श्रिल होती है, राइट। तो
फ्रीक्वेंसी मतलब उस पर्टिकुलर साउंड की ज़्यादा है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, फास्टर द वाइब्रेशन, ये कोई सोर्स था जहाँ से, चाहे हारमोनियम है कुछ भी है, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ से हुई उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। तो इसे याद रखना, पिच जो है किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी। वेयर एज नोट क्या होता है, अगर कभी भी मोर देन एक फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है उसको हम नोट बोलेंगे। दोनों एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अब करा चुकी हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, बिल्कुल सही। लाउडनेस और सॉफ्टनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है उसे हम टोन बोलते हैं, बिल्कुल सही। गलत क्या है, साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है आपका एग्जाम में 2 बार CDS में। आप जल्दी से आंसर करो, अभी भी बताया था मैंने, पिच किस पे डिपेंडेंट होती है, जल्दी बताओ। अब एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे क्या है, लैम्डा, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहाँ पे 2 किलो हर्ट्ज गिवन है, तो 2000 हर्ट्ज हमेशा उसको बेसिक वैल्यू में डाल के चलना। जैसे यहाँ 35 सेंटीमीटर्स है, मीटर्स में रखते हैं ना हम लोग, तो 0.35 मीटर्स हो गया ये, ठीक है। 1.5 किलोमीटर क्या होगा, 1500 मीटर। हमेशा वैल्यू शुड बी इन द SI यूनिट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2000 इंटू 0.35, दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना बोला है उन्होंने कवर करने के लिए, 1500 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो स्पीड हो गई वो कितनी है, 700 मीटर पर सेकेंड। तो 15/7 सेकेंड्स, दैट इज 7 to the 14 और 2.1 सेकेंड्स। समझ आ गया। अब ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, जल्दी से नीचे इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एको। देखो, एको में आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे ये माउंटेन है, आप यहाँ पे खड़े थे और आपने सुनी, जो आवाज़ है वो वापस सुनाई दी आपको, दिस इज नोन एज एको। अब इसके लिए आपको पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए, ओरिजिनल साउंड जो गई और जो रिफ्लेक्टेड वन है उसमें जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, दैट शुड बी जस्ट 0.1 सेकेंड। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज 17.2 मीटर्स, अदरवाइज एको नहीं सुनाई देगी, याद रखना। 2 चीजें, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है फायर क्रैकर जो है क्लिफ के सामने बर्न किया और एको जो है 5 सेकंड के बाद सुनाई दी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है डिस्टेंस क्लिफ का पूछा गया है। अब देखो, आपको एक सिंपल चीज बता देती हूँ, जैसे स्पीड कितनी गिवन है, 340 मीटर पर सेकंड, आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड है ये तो, राइट। उसके बाद टाइम कितना गिवन है, 5 सेकंड गिवन है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, है ना। स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 340, ये तो सबको पता है साउंड की स्पीड, और टाइम दैट इज 5 सेकंड। तो 1700 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस आया। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एको यहाँ मतलब एको सुनाई दी तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस होगा। अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है मतलब इसका हाफ होना चाहिए, दैट इज 1700 मीटर अपॉन में 2। तो डिस्टेंस जो जाएगा दैट इज व्हाट, 850 मीटर्स। तो आंसर हो जाएगा डी। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग जो क्वेश्चन आता है दैट इज वेवलेंथ पूछ लेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ध्यान देना, जितनी ये वेव्स हैं इस साइड जितनी भी वेव्स हैं इन सबकी क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, उससे कम माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड। इस तरफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी गामा वेव्स की। वेयर एज इस तरफ जो है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो हाईएस्ट जो वेवलेंथ हो जाएगी दैट इज ऑफ रेडियो वेव्स। पूछा जा सकता है यूजर्स, जैसे कि ये रेडियो टेलीविजन में यूज किए जाते हैं, माइक्रोवेव में इंफ्रारेड जो है वो किस लिए, हीटर्स वगैरह रेडिएटर्स में यूज किए जाते हैं। विजिबल तो हमें पता ही है अपनी विबग्योर, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं ना कि शेड्स लगा लो, यूवी रेज हैं, या फिर स्किन के लिए आप अपने सनस्क्रीन लगाओ, सो अल्ट्रा वायलेट रेज। एक्सरेज, अगर आपकी कोई चोट लग गई बोन में तो आप एक्सरे कराने जाते हो। गामा रे जो है वो यूज की जाती है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। अच्छा, अब गामा वेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़, गामा वेव जो है वो ना ही तो मैग्नेटिक फील्ड और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नेचर की होती है, ध्यान देना। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नेचर की कौन सी है, गामा रेज है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं आपसे बात करूँ एल्फा और बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। एल्फा कौन से होते हैं, पॉजिटिव, बीटा होते हैं नेगेटिव। ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये डिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, और गामा जो है यहाँ पे वो क्या है, इट इज न्यूट्रल, इसी रीजन की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होता। और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कि इनमें से कोई भी मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके कवर करा चुकी हूँ, ये लाइट से रिलेटेड है, तो जल्दी से इसका आंसर दो। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये भी आप आंसर करेंगे, दीज आर योर DIY, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो इसमें पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, अभी बताया था किसकी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जल्दी से देखो। ठीक है, उसके बाद ये आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है, और एक्सरे जो है इसमें से कौन सी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया था मैंने आपको ये, तो जल्दी से नीचे कॉमेंट करो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेम्परेचर कन्वर्जन। कन्वर्जन किस टाइप से हो सकता है, डिग्री सेल्सियस दे दिया, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे केल्विन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, 273 में अगर हम डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तब केल्विन आएगा, ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, एक्स को हमें क्या लेना है, केल्विन लेना है, वाई को हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक इट एज डिग्री सेल्सियस। तो ये तो नहीं, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज ये बस इक्वेशन याद कर लो यार, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ, सबको पता है क्या होता है, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। जो करंट होता है दैट इज व्हाट रेट एट विच जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे ये आपका वायर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से फ्लो कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरफ है, हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के ऑपोजिट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जो आपका Q होता है उसका क्या होता है, ऐसा यूनिट कुलम्ब होता है, सबको पता है या नहीं पता, टाइम सेकंड होता है। तो हमारा करंट जिसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, वो क्या हो जाएगा, कुलम्ब पर सेकंड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एमीटर और गैल्वेनोमीटर यूज होते हैं करंट नापने के लिए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों के दोनों किसी भी सर्किट में सीरीज में अटैच्ड होते हैं। वेयर एज अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो बैटरी है इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। लेम टर्म्स में समझाती हूँ ताकि आप सबको ये बात समझ आ जाए। जैसे ये ना एक स्टिक थी, ठीक है, और ये दूसरी स्टिक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे बॉल रखी, वो तो कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर मैंने बॉल यहाँ पे रखी तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल इस एरिया का ज्यादा है और यहाँ का कम है। क्यों है, हाइट अगर ज्यादा होगी तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे mgh से हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, वेयर एज यहाँ पे कम होगी, तो वो नीचे की तरफ जो है आपकी बॉल फ्लो करने लग जाएगी। इन द सेम वे, मतलब आपको ये मैं बेसिक टर्म्स में बता रही थी, दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझने की कोशिश करना, बैटरी का यही काम था, जो यहाँ पे देखा आपने सेम चीज ये इस सर्किट में डेवलप करता है, ताकि चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू करे इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अब इसको सिंपल टर्म्स में हम देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना वर्क किया ताकि जो चार्ज है वो मूव हो सका। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो वोल्ट क्या हो जाएगा, W क्या होता है, जूल पर कुलम। ठीक है, तो वोल्ट क्या हो गया, जूल पर कुलम, याद रखना। ओके, देन वोल्ट मीटर जो है वो इसको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, जैसे कि एमीटर को हमने सीरीज में लगाया था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इससे यहाँ पे एक जो कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हटाने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, V/I। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान देना, ये कांस्टेंट क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रेजिस्टेंस कभी भी डबल की तो क्या होगा, जैसे अगर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ R थी, लेकिन मैंने क्या कर दी, R+R, मतलब डबल कर दी, तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। तो हमेशा याद रखना कि करंट और रेजिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसके अलावा आपने काफ़ी बार एक डिवाइस का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या होता है, रियोस्टाट। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ किया है 9th-10th में, इफ यू रिमेंबर। तो इसका काम क्या होता है, ये जो है चेंज करता है रेजिस्टेंस। जैसे आर थी, मैंने फिर 2R कर दी, मैंने फिर 3R कर दी। तो रेजिस्टेंस, अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस रख पा रही हूँ तो वो किस वजह से रख पा रही हूँ, किसी सर्किट में रियोस्टाट की वजह से, याद रखना। अब जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ जो है वो हाफ कर दी है वायर की, ठीक है। तो उससे करंट पे क्या डिफरेंस आएगा, बिकॉज एमीटर रीडिंग किसकी करता है, करंट की करता है, राइट। तो देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, लेंथ हाफ होने से आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी हाफ हो जाएगी, बस इतना याद रखना। और ये क्यों होगी अभी आगे आपको मैं बताऊंगी। तो रेजिस्टेंस अगर आधी हुई, अभी अभी बताया था, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ी, करंट कम होगा। तो रेजिस्टेंस अगर हाफ हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो गेट्स डबल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। देखो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ये पर्टिकुलर वायर है उसकी लेंथ क्या है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। साथ के साथ रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, तीन चीजों पे डिपेंडेंट हो गई, याद रखना, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटीरियल। इसको हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट लाना पड़ा, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, याद रहेगा। रेजिस्टिविटी अगर जैसे रेजिस्टेंस की ओम होती है, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या हो गई, ओम मीटर। ये इस फॉर्मूला से आप डिड्यूस कर सकते हैं, अगर नहीं करना आता कोई बात नहीं, याद कर लो। अब देखो जो ये रेजिस्टिविटी है ये किस किस चीज पे डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, और उसके साथ साथ ये इस पे भी डिपेंडेंट होती है कि मटीरियल क्या है, नेचर क्या है मटीरियल का, ठीक है। इसी की वजह से रेजिस्टेंस पे भी डिफरेंस आता है, फाइन। बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टिविटी है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे भी ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है वो है ये वाला क्वेश्चन, और ये आपकी एनसीईआरटी का है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट इज, जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की है, उससे कम कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इंसुलेटर जो है वो बिल्कुल उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, देखो रेजिस्टिविटी कम का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो गई, है ना। रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो गई, रेजिस्टेंस अगर कम हुई तो उससे क्या होगी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या है, मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं, वेयर एज इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर। तो इनकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी, एलॉयज की बीच में रहती है, और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की, फिर अलॉयज की, और फिर कंडक्टर्स की, ठीक है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ लेते हैं, कैसे कि कॉपर वायर आपको दिए हुए हैं अलग अलग, जिसमें लेंथ अलग है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होगी। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस पूछते तो लेंथ एरिया पे डिपेंड करती, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे, सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हो, लेंथ और एरिया में डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें जितने भी हैं सारे के सारे कॉपर वायर के बने हुए हैं, इसलिए सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। प्लीज स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये पूछा है। प्लास्टिक शीट, आप सब जानते हैं यार कैसे कंडक्ट करेगा, प्लास्टिक शीट है, नहीं। फिर वुडन थिन शीट, ये भी नहीं करेगी। डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं करता, ध्यान देना, वाटर में सबको लगता है करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसके अंदर ना कोई सॉल्ट होता है, ना कोई मिनरल होता है, ना कोई एसिड होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। लेकिन आपने जाके बेयर फुट आपने टच किया स्विच को और आपका हाथ था गीला, आपको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो यार ये तो दिमाग भी यूज कर लेते। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होगा, ह्यूमन बॉडी। अब जो पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से पॉज करके नीचे कमेंट करो क्या सही है, और इसको ओम मीटर कर लेना, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही। एसआई यूनिट ओम मीटर होती है, ये भी सही है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए रियोस्टाट यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आप सब जानते हैं रेजिस्टेंस जो एक वायर की, दैट इज L/A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब पूछा गया है कि जो नई रेजिस्टेंस है उसमें क्या डिफरेंस आप देखेंगे। तो नई रेजिस्टेंस में क्या किया कि जो लेंथ थी वो क्या कर दी है, वो डबल कर दी है पिछले लेंथ की, ठीक है। तो L' हो गया 2L, वेयर एज जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, 4L/A, ठीक है। ये आपकी नई रेजिस्टेंस है। L/A क्या था, आपका पुराने वाला R था, तो 4 टाइम्स हो गया ना आंसर, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर उन्होंने बोला
कि जो यहाँ पे जैसे बोला था कि आधा कर दिया है एरिया, लेकिन अगर बोलते कि जो वायर है उसका डबल करा है डायमीटर, तो क्या करते भाई बताओ? एरिया पे क्या डिफरेंस आता है? एरिया पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का। तो जो नया एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो नया आर डैश हुआ है यहाँ पे, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? जो आर डैश है वो डबल हुआ, तो आपका क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पुराने से 4 गुना हो गया। इससे क्या होगा? अगर लेंथ सेम रही है तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 4 टाइम्स डिफरेंस आ गया। समझ रहे हो? तो ये अगर क्वेश्चन डायमीटर पूछा जाए तो ऐसे होगा, और अगर पूछा जाए एरिया तो ऐसा होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे डायमीटर बोल ले या रेडियस बोल ले, एक ही बात है, बिकॉज डायमीटर अगर डबल होगा तो रेडियस भी डबल ही होगा ना। अगली जो चीज़ है दैट इज सर्किट के अंदर जो रजिस्टर हैं वो या तो पैरेलली कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा? सबके ऊपर जो वोल्टेज लग रही है वो सेम है, लेकिन करंट अलग अलग फ्लो करेगा। याद रखना, तीनों में से अलग अलग करंट फ्लो करेगा। सो इसमें क्या है? वोल्टेज जो है वो सेम है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। ध्यान देना यहाँ पे सीरीज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सीरीज़ में R1 + R2 + R3 कर दो। अगर यहाँ पे 6, इसका 6 था, इसका 5 था, इसका 4 था, तो 6 + 5 + 4 हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ 6, 5 और 4 यहाँ होती तो क्या होता? 1/6 + 1/5 + 1/4, ये होता आपका 1/R। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता। अब जैसे यहाँ पर है, तो रजिस्टर्स गिवन है 1/11 + 1/22 + 1/33, ये है आपका 1/R। तो जल्दी से मुझे बताओ R की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से नीचे कमेंट करो, सॉल्व करके बताओ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे कैपेसिटर होगा, अब आप अगर 11th-12th में पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी इसके साथ यहाँ पर होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा सीरीज में, नॉट इन पैरेलल। ध्यान देना, सीरीज में जो भी होगा कैपेसिटर के साथ, उसको रेजिस्टेंस को आपको कंसिडर ही नहीं करना। तो आप भूल जाओ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा? 10 और 10 ये एक दूसरे के साथ सीरीज में हो गए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई आपकी? R = 20 होगी। आपकी वोल्टेज क्या है? 10V है। आपको क्या बताना है? करंट बताना है। अभी अभी बताया था आपको, V = क्या होता है? IR। जल्दी से फॉर्मूला में डालो सारी वैल्यू और नीचे कमेंट करो आंसर। नेक्स्ट चीज आ जाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, आपने अभी अभी फ़ोन चार्ज किया होगा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपका चार्जर बहुत गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब हीट किस पे डिपेंडेंट होगी? पहली बात तो कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद उसमें रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस कम हुई तो क्या होगा? आराम से करंट फ्लो करेगा, तो गर्माहट कम होगी। वेरएज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा? वहाँ पे गर्माहट ज़्यादा होगी। साथ के साथ आपने बहुत टाइम तक उसे चार्जिंग में लगा के छोड़ दिया, तो टाइम पे भी डिपेंडेंट होता है। अब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है? हम बहुत चालाक हैं, हम अपनी जो शर्ट है वो प्रेस कर लेते हैं, हमें पानी गर्म करना है वो गर्म कर लेते हैं, साथ के साथ हमें टोस्ट खाने थे तो सुबह सुबह हमने टोस्ट भी टोस्टर में बना लिए। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ तो उससे क्या होगा? हमारी डिवाइसेस जो है वो जल जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए कि हमारा ऐसा ना हो, डिवाइसेस ख़राब ना हो, तो क्या किया कि इसमें ना एक मिनी सर्किट ब्रेकर, MCB, आपने शायद सुना होगा, राइट? उसमें क्या होता है? एक छोटा सा वायर होता है। अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हुआ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये पिघल जाएगा। इसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो गया, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए आपकी लाइट चली गई। समझे? तो इसलिए यहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद वायर्स भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको AC और DC बता देती हूँ। AC क्या होता है? जब ऑल्टरनेटिव करंट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन जो है, जैसे ये जो है ये AC होता है, वेयर एज डायरेक्ट करंट क्या होगा? डायरेक्शंस नहीं है इसमें। दिस इज DC, दिस इज योर AC। ठीक है, लाइव वायर रेड कलर से डिनोट होता है और न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक कलर से डिनोट होता है। हमारे देश में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 200 वोल्ट का हमारे देश में पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओवरलोडिंग कब होती है? जब भी कभी जो न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर ये दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, इसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन जिससे शॉर्ट सर्किट भी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे मुझे। अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो कभी कभी पूछ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट और उसके यूजेस। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट।
कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं राइट एंड थंब रूल। इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं तो हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है उससे हमें पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे इसके अंदर क्या है, इट इज़ क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड नो इज कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो करंट के है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, डिस्टेंस के। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ एक डायरेक्शन भी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपने सोलेनॉइड देखा है, सोलेनॉइड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। सो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, सोलेनॉइड के अंदर ये जो फील्ड डेवलप हो रही है ये हमेशा पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है, मतलब दोनों लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। सेकेंडली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है एट सेम पॉइंट बिल्कुल सिमिलर होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दो चीज़ें हैं बस। उसके बाद अगर हम बात करें बार मैग्नेट में आपको एक चीज़ का बार मैग्नेट में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम वेयर, इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो बाहर डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। फील्ड लाइन जो है वो इमर्ज होती है नॉर्थ से और मर्ज होती है साउथ में, दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो डेवलप करता है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे सर्कल ही बन रहे होंगे, ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं तो सर्कल क्या होते जा रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते जा रहे हैं क्या हो रहा है, जो सर्कल है वो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल डिस्कस कर लेते हैं अब जल्दी से। इसमें देखो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। पहली बात, ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर सीधी सी बात है, अगर आपने स्विच ऑन किया मतलब आपने उस पर करंट लगाया है ना, उससे फील्ड डेवलप हुई एंड फाइनली उससे जो है मोशन डेवलप हुआ। सो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, मोशन ऑफ द मोटर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर, जो डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है, मतलब बेसिकली मोशन ऑफ द मोटर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जब भी कभी करंट दैट इज दिस वन और फील्ड जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड रूल। ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसके लिए होता है। जनरेटर क्या करेगा आप खुद बताओ, जनरेटर विल इंड्यूस करंट, मतलब करंट जो है उसे प्रोड्यूस करेगा, तो हमें करंट की डायरेक्शन इसमें निकालनी है। यहाँ पे भी सेम ही होगा, एम एफ और ये सी, ठीक है। अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है सबसे ज़्यादा कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और जो एफ है ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सर्कुलर मोशन। अब आपको एक ध्यान देना है, यहाँ पे एक एथलीट है एंड ही इज़ रनिंग, तो इसमें जो चीज़ बोली गई है, अगर कोई सर्कुलर पाथ है, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन तो इस पर बेसिकली नहीं लग रही है ना, कोई मतलब ऐसा नहीं है 2 मीटर के बाद 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अभी भी देखना इसमें एक चीज़ होगी, एथलीट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली क्या होता जा रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। कैन यू सी, अदरवाइज उसे ऐसे भागना चाहिए था, नहीं, लेकिन ऐसे भाग रहा है, फिर उसको यहाँ भागना चाहिए था, वो इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। जब भी कभी आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहे, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज़ चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से इसे बुलाया जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका मतलब अगर टोटल पूछे डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस, क्या होता है 2πr, राइट। स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, तो 2πr अपॉन में जो भी टाइम टेकन होगा, फाइन। आपको याद रहेंगी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो अब लेट्स सी,
अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होती है। तो देखो, अगर वेलोसिटी इस साइड, मतलब इस साइड वो भाग रहा है, तो फाइनली उसे अगर सर्कुलर मोशन में जाना है तो फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो जाके वो सर्कुलर पाथ में जाएगा। सो क्या होता है, वेलोसिटी के 90 डिग्री पर ये फोर्स लगती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है कार जो है वो कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या होगी। आपको यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है कि जब भी कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो, अगर हम रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करें, उसकी फिक्स्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इट इज फिक्स्ड टूवर्ड्स द सेंट्रल साइड, तो क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन में आर, राइट। तो ये क्या है, एक नॉन जीरो है, लेकिन ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको जो एक डायमीटर है दैट इज 100 मीटर गिवन है, और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड लगते हैं। पूछा गया 1 मिनट और 10 सेकंड में कितना लगेगा। चलो सबसे पहले 1 मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट के बेसिकली कितने राउंड्स लग जाएंगे, तो 1 मिनट इज 60 सेकंड और एक राउंड कंप्लीट करने में 20 सेकंड लगते हैं, तो टोटल कितने लगे, 3 राउंड लगा चुका होगा ये पर्सन। और 10 अगर मैं सेकंड्स की बात करूं दैट इज 10 अपॉन 20, तो टोटल आधा ही राउंड कंप्लीट किया होगा। दोनों केसेस में अब एक बार देख लेते हैं। सो अगर ये सर्कुलर पाथ था, यहां से उसने शुरू किया, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ठीक है, फाइनली आके वापस से वहीं पे खड़ा हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था वर्सेस वो जहां पे आके फाइनली खड़ा हुआ है, तो वो तो सेम ही पॉइंट है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फर्स्ट केस में 3 राउंड कंप्लीट हुए थे तो 0 हो गई। अब बात करते हैं कि आधा राउंड, अगर उसने आधा राउंड कंप्लीट करा, मतलब उसने अगर यहां से शुरू किया था और यहां पे आके खत्म किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली डायमीटर इटसेल्फ, दैट इज योर 100 मीटर। सो आंसर हो जाएगा डी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर कभी भी डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस कितना, जैसे अगर उसने 20 सेकेंड्स में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 3.14। यहाँ रेडियस क्या था, रेडियस वॉज 100 अपॉन 2 और यहाँ पे 2 की वैल्यू, सो बेसिकली आपको 3.14 को मल्टीप्लाई करना है किससे, डायमीटर से। ठीक है, अगर स्पीड पूछ लेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आपने यहाँ डिस्टेंस निकाला था, अपॉन में टाइम रख देना, दैट इज 20 सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सर्कुलर मोशन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जो है वो अपने या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर जैसे यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी अनटिल अनलेस कोई बाहर से फोर्स आके उस पर एक्ट ना करे। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल अगर बोलूं, मोटर कार है, उसने शार्प टर्न लिया तो उसकी वजह से आप क्या होते हैं, एकदम वन साइड में आप थ्रो हो जाते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, दैट इज कि आपका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जस्ट रिमेंबर दिस। इसके अलावा एक फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर इस बलून को ऊपर जाना है, ऑफ कोर्स इट हैज टू थ्रस्ट डाउन एज वेल। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बस ये याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्राफ। बहुत जरूरी है, अभी तक एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या शो करेगा, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑफ कोर्स ये क्या शो कर रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, बिकॉज ये देखो ये यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है, सो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, ठीक है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टेंटली जो चीज़ है वो एक्सेलरेट होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। वेयर एज यहाँ पर आप देखोगे वो एक्सेलरेट हुई, फिर डी एक्सेलरेट हुई, फिर एक्सेलरेट हुई, फिर से डी एक्सेलरेट हुई। तो ये क्या है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्स्टेंटली डी एक्सेलरेशन होती जा रही है। सो ये क्या है, यूनिफॉर्म
डीएक्सेलरेटेड मोशन है ये, याद रहेंगी ये चीज़, ठीक है। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको हिंट दूंगी, आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था कि इस पर्टिकुलर कार ने यहाँ से स्टार्ट किया और उसने ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम भी उसने इतना लिया। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, उसने एकदम से बहुत स्पीड पकड़ी और काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर कर दिया और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर दिया, तो स्पीड ऑफ कोर्स शायद यहाँ ज़्यादा होगी, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करें, यहाँ तो यार बहुत ही स्लो 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 चल रहा है, बहुत ही कम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। तब मुझे जल्दी बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, फिर जल्दी से नीचे बताओ आंसर क्या है इसका। नेक्स्ट जो है ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ये तीनों की तीनों बहुत अच्छे से याद हो गया, 10th में हमने कितनी अच्छे से पढ़ी थी। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे होता है। देखो एक गाड़ी है, उसे ब्रेक अप्लाई किए गए, मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, बिकॉज इट इज़ वॉट, डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद 2 सेकेंड लग जाते हैं उसको स्टॉप होने में, तो इसका मतलब स्टॉप हुई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। वेयर एज हमें यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर पूछे कि गाड़ी अभी अभी स्टार्ट हुई थी उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और बोले 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, ऑफकोर्स v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगेगी इसमें, है ना। तो v के आपका जो u है वो क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी, है ना। v क्या था 0 माइनस यहाँ पे माइनस का 6 इंटू टाइम क्या है 2, तो ये आपका हो गया माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका u। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 12, टाइम कितना 2, हाफ माइनस का 6, माइनस लगाना मत भूलना, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 मीटर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 मीटर्स हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर्स, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, इसका आंसर आप नीचे मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा फ्री फॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, मैंने ऊपर से बॉल जो है उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने उसे फेंका नहीं है, ध्यान देना, ड्रॉप किया है नॉर्मली, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम है इसी तरफ, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों बार बार चेंज हो रही है भाई, बिकॉज इस पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंटली लगे जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। और जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट इज़ g m/r स्क्वायर। यहाँ पे ये मास ऑफ अर्थ है, ये डिस्टेंस जो अर्थ की अगर हम बात करें ये वाला है, और g तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 n मीटर स्क्वायर kg इनवर्सली स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। ये तो पता ही है हमें, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। अब वेट की अगर हम बात करें, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वेट अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है। ऐसा क्यों होता है, देखो वेट जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू mg, याद रखना वेट क्या है mg है। लेकिन मैं आपको चाहे अर्थ के ऊपर रखूँ या मून पे, आपका मास तो सेम रहेगा ना, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, अगर वेट चेंज हो रहा है तो इट इज़ g। तो g जो है अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पे है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वजह से आपका जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे 80 है, वहाँ पे 490 है, गेटिंग इट। अब क्वेश्चन आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट है जो वेट कर रहा है इतना, ठीक है, अर्थ के ऊपर, लेकिन अब उसको हम लेके गए जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स हो गई। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स, मतलब g जो है वो 9 टाइम्स हो गया, तो वेट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ऑफ कोर्स वेट भी क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व करना भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, आपको m और g की प्लेस करनी पड़े। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आए एग्जाम में। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे पहले एक बात छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज F.S, याद रखना ये होता है आपका वर्क, ठीक है। यूनिट क्या होती है वर्क की, या तो न्यूटन मीटर होगा या फिर जूल, ठीक है। सो दिस इज योर SI यूनिट। उसके बाद एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि कितनी कैपेसिटी है, वो कितना काम कर सकती है कोई भी चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। अब
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी टू अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है। जब ये बस ऐसे होल्ड करके खड़ा हुआ था, इसमें एनर्जी तो थी लेकिन वो यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। इट वॉज देयर विद इन इट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसकी पोजिशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, ठीक है। अब इसको इसने जैसे ही छोड़ा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज होने लग गई, वो जल्दी 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 करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगी, जिसकी वजह से एरो जो है बहुत तेज से भाग के आगे गया, ठीक है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इसके पास भी एनर्जी पोजेस थी, लेकिन ये इसकी हाइट की वजह से यहाँ पर इसके पास एनर्जी थी, ठीक है। इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ड्रॉप किया तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो थी वो चेंज होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी कितनी हाइट पे है, mg H, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो है अगर ये यहाँ पे स्टेबल होकर बैठ गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, गेटिंग इट। सो ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अब जैसे हमने वर्क डिस्कस कर लिया, एनर्जी डिस्कस कर लिया, इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर। पावर क्या होती है यार, जल्दी बताओ। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो वो क्या होता है, दैट इज वर्क पर यूनिट टाइम। तो इसकी जो यूजुअली क्या कहते हैं, वॉट आपने सुना होगा ना, पावर की यूनिट वॉट होती है, राइट। किलो वॉट जो आजकल हम बेसिकली घर में यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है। सो अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछी जाए, दैट इज व्हाट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर, ठीक है, बिकॉज इट इज व्हाट, वर्क अपॉन में टाइम, याद रखना, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, जूल्स में अगर हम बात करें, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया था, पेंडुलम है, उसमें अलग अलग पोजीशंस पे ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, हाइट जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, mgh से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो कहाँ पर पेंडुलम के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर, बिकॉज हाइट बिल्कुल नीचे आ गई है, ठीक है, एंड इट वॉज गोइंग बैक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। और मैक्सिमम कहाँ पर है, P और T पे है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो। अब जल्दी जल्दी से और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 10 kg है और स्पीड जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P = mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी पूछी है, दैट इज हाफ mv²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 × 10, और वेयर एज यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू वी का स्क्वायर है तो 10 × 10। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 500, यहाँ क्या आ जाएगा 100। सो देखो कहाँ पर है ये, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पर भी है, यहाँ ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, mv², राइट, अपॉन में 2m। और ये mv क्या होता है, दिस इज इक्वल टू योर मोमेंटम, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, p² के प्रोपोर्शनल है। तो अगर उन्होंने लीनियर मोमेंटम जो है उसको डबल किया है तो अब काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, बिकॉज 2p का स्क्वायर दैट इज 4p का स्क्वायर, दैट इज इनिशियल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, ठीक है। इसमें क्या यूनिफॉर्म रहता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या यूनिफॉर्म था, एक्सेलरेशन, बिकॉज फाइनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो रही है, ठीक है। मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू P = mv, v जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, पावर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अभी अभी बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है, राइट। तो पावर जो रेटिंग है बल्ब की दैट इज 100 वॉट, और बोला जा रहा है उसको हर रोज 10 घंटे यूज करते हैं और 30 दिन में वो कितनी यूनिट एनर्जी की यूज कर चुके होंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी, पावर इंटू में ड्यूरेशन, है ना।
पावर इंटू ड्यूरेशन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, जल्दी से नीचे इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। सो पावर इंटू में पावर क्या थी हमारी, दैट इज़ 100 वॉट। इसको यूज़ किया जा रहा है 10 घंटे पर डे, और कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए, है ना। तो डेज से डेज कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आर और यहाँ डे था और यहाँ डे था, तो डे से डे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 100 वॉट आवर्स, दैट इज 30 किलो वॉट आवर्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बल्ब। अब देखो ये डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वहाँ पे ऑलरेडी पावर का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, पावर क्या होती है, V इंटू में I होता है ना। यहाँ वोल्टेज क्या गिवन है, 110 वोल्ट गिवन है, और करंट 0.2 एम्पियर गिवन है। मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पावर आ जाएगी 22 वॉट, ठीक है। इसका आंसर नीचे जल्दी से कमेंट करो। और इसी के साथ मैं बोलती हूँ फाइनली वी आर डन विद फिजिक्स की रिवीजन। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने सारे कंप्लीट करने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग वी हैव ट्राइड डूइंग। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा, साथ के साथ आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब बस एक चीज़ करनी है, अच्छे से इस फिजिक्स को एक बार और रिवाइज कर लेना, दैट इज़ इट। और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में पक्का है यार, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू विल मेक इट थ्रू, योर नेम विल बी इन द लिस्ट फॉर श्योर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ लास्ट मिनट रिविजन के लिए। आपकी वहाँ पे टेस्ट भी होने वाले हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर ज्वाइन टेलीग्राम राइट अवे। और प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट और एक लाइक छोड़ते हुए जाना यार, बहुत मेहनत की है तुम लोगों के लिए, इतना तुम हमारे लिए भी कर दो।